28 अप्रैल 2018 की सुबह सुबह दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। जैसे ही पुलिस फ़ोन उठाती है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, मैं दिल्ली जामिया नगर के इलाके से बोल रहा हूँ। रात्रि के समय मेरे माता पिता मेरे ही साथ खाना खा करके कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला है और ना ही अंदर से कोई जवाब मिल रहा है, इसलिए साहब जल्दी से मेरे घर पर चले आइए। इतनी सी बात कहकर वो व्यक्ति फूट फूट कर फ़ोन पर ही रोने लगता है। पुलिस वालों को जब रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस रहमान के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी वहां पर पहुंचती है, रहमान के अम्मी अब्बू को आवाज़ लगाती है, लेकिन ना ही अंदर से कोई जवाब मिलता है और ना ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है। और आखिरकार पुलिस जब कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर रहमान के अम्मी और अब्बू की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है। पुलिस तुरंत ही इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन इस केस का खुलासा करने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है। लेकिन 3 सप्ताह के बाद जब इस केस का पुलिस खुलासा करती है, इस केस की सच्चाई जब सामने आती है, तो इस केस की सच्चाई सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोगों को रिश्तों पर से भरोसा उठने लगता है। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है जामिया नगर, और इसी जामिया नगर के इलाके में एक मोहल्ला पड़ता है जाकिर नगर। जाकिर नगर गली नंबर 7 का रहने वाले होते हैं शमीम अली, उसकी पत्नी का नाम तस्लीमा बानो और एक लौता बेटा जिसका नाम होता है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान बचपन से ही बहुत ही होनहार होता है, पढ़ने लिखने में तेज़ तरार होता है, क्रिएटिव माइंड का होता है। इस 3 परिवार के सदस्य बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2018 की रात्रि के समय लगभग 11 बजे के आसपास। रहमान अपने अम्मी अब्बू के साथ ही खाना खाता है और खाना खाने के बाद रहमान के अम्मी अब्बू अपने कमरे में चले जाते हैं और रहमान अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो रहमान देखता है कि रहमान के अम्मी अब्बू का दरवाज़ा अब तक नहीं खुला है। ये चीज़ देख करके रहमान को थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि हर रोज़ सुबह सुबह रहमान के अम्मी अब्बू ही रहमान को जगाया करते थे। रहमान अपने अम्मी अब्बू के कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता, न ही दरवाज़ा खुलता है। आखिरकार परेशान होकर के इस बात की जानकारी रहमान अपने आस पड़ोस वाले लोगों को देता है। आस पड़ोस के लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं, कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता और न ही दरवाज़ा खुलता है। आखिरकार पड़ोस के लोग ही रहमान को ये मशवरा देते हैं, ये सुझाव देते हुए कहते हैं कि दरवाज़ा खुद से नहीं तोड़ो, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसके बाद रहमान पुलिस को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेता है। पुलिस जब पहुंचती है तो वो भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। आखिरकार मजबूर होकर के पुलिस दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर कमरे के अंदर एंट्री करती है तो पुलिस देखती है कि ज़मीन पर रहमान के अम्मी अब्बू की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि उस पर किसी भी तरह का कोई ऐसा निशान या कोई ऐसा घाव या चोट का निशान नहीं होता जिससे पता चल सके कि इसकी मौत किस वजह से हुई है। पुलिस तुरंत ही दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और तब तक पुलिस जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता, जब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल जाती कि दोनों की मौत किस वजह से हुई है, तब तक पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करती है और आखिरकार 3 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि इन दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस जो है इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले इस केस की छानबीन करते हुए पुलिस रहमान से ही पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि क्या उस रात को तुम्हारे घर पर कोई आया था या तुम्हारे अम्मी और अब्बू का किसी से कोई दुश्मनी है? रहमान कहता है कि उस रात को मेरे घर पर कोई आया था या नहीं आया था, ये बात तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मेरे अब्बू का किसी के साथ कोई लफड़ा या कोई दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार इतनी सफाई के साथ इन दोनों की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस एरिया के जितने भी बदमाश होते हैं, जो गुंडे होते हैं,
जो जेल से बाहर आए हुए होते हैं उनको कस्टडी में लेकर के थाना आती है और उन लोगों से पूछताछ जब करती है तो सभी गुंडे, सभी बदमाश का एक ही जवाब होता है कि साहब, रहमान की अम्मी अब्बू का हत्या हमने नहीं किया है। अब पुलिस परेशान हो जाती है। छानबीन करते हुए लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन हत्यारा का, कातिल का कोई पता नहीं चल पाता है। इस बीच रहमान थाने का चक्कर लगाता है और अपनी अम्मी अब्बू के कातिल के बारे में पूछताछ भी करते रहता है। लेकिन जब 3 सप्ताह का समय गुजरने के बाद भी जब पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो आखिरकार पुलिस को रहमान पर ही शक जाने लगता है और इसी शक के आधार पर पुलिस रहमान के फ़ोन का CDR निकालती है। पुलिस जब रहमान के फ़ोन नंबर का CDR निकालती है तो उससे ये पता चलता है कि 27 अप्रैल 2018 को रात्रि 11 बजे के आसपास रहमान एक नंबर पर कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड है। अब पुलिस जो है इसी शक के आधार पर रहमान को कस्टडी में लेकर थाना आती है। पुलिस अब रहमान से एक झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि देखो, तुमने ही अपने अम्मी अब्बू की हत्या किया है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त नदीम खान को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूरी सच्चाई कबूल कर लिया है। जैसे ही पुलिस इस तरह की बात कहती है, ये झूठ कहती है, रहमान तुरंत ही डर जाता है और सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। दरअसल रहमान बचपन से ही तेज़ तर्रार होता है। उसने एनिमेशन से डिप्लोमा कोर्स करके एक कॉल सेंटर में जॉब भी ले रखा होता है। एक दिन की बात है कि वो ड्यूटी पर जाता है और ड्यूटी के दरमियान ही अपने फ़ोन पे फेसबुक को चेक करता है। जब फेसबुक चेक करता है तो वो देखता है एक लड़की की तस्वीर। उस लड़की की सुंदरता को देख करके रहमान से रहा नहीं जाता और आखिरकार उस लड़की के प्रोफाइल को जब चेक करता है तो पता चलता है कि वो लड़की कानपुर के रहने वाली है, जिसका नाम होता है नंदिनी। जब नंदिनी की खूबसूरती को देख करके आखिरकार रहमान को जब रहा नहीं गया तो आखिरकार उसने उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। जैसे ही रहमान नंदिनी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, खुशकिस्मती से नंदिनी भी तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद दोनों के बीच फेसबुक चैट बॉक्स के ज़रिए से ही बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत होना शुरू हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाता है। ये दोस्ती दोनों की मोहब्बत में बदल जाता है। इधर जब रहमान के माता पिता देखते हैं कि लड़का सेटल है, जॉब कर रहा है, अच्छे खासे रुपया भी कमा रहा है, तो रहमान के अम्मी अब्बू रहमान की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रहमान को इस बात का पता चलता है कि रहमान की शादी के लिए उसके अम्मी अब्बू लड़की तलाश कर रहे हैं तो रहमान तुरंत ही अपने अम्मी अब्बू को सामने जा करके सब कुछ सच सच बता देता है। रहमान कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम है नंदिनी, जो कि कानपुर के रहने वाली है। दरअसल उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही रहमान इस तरह की बात कहता है, उसके अम्मी अब्बू गुस्से से भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये शादी कभी नहीं हो सकती है। रहमान इससे पहले कि कोई गलत कदम उठा ले, रहमान के अम्मी अब्बू जल्दी से ही इलाके की एक लड़की जिसका नाम होता है शाजिया परवीन, उससे रिश्ता फिक्स कर देते हैं और आनन फानन में रहमान की शादी उसी शाजिया परवीन से कर देते हैं। रहमान शाजिया से शादी तो कर लेता है, लेकिन रहमान का दिल नहीं भरता। रहमान अब भी अपनी प्रेमिका नंदिनी को नहीं भुला पाता है और शादी के बाद भी अक्सर नंदिनी से बातचीत किया करता है, लेकिन शादी के बारे में नंदिनी से नहीं बताता है और इसी नंदिनी के चक्कर में अपनी पत्नी शाजिया को भी पसंद नहीं करता है। आखिरकार एक दिन शाजिया यानी रहमान की पत्नी को भी पता चल जाता है कि उसके पति रहमान का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब ये बात पता चलता है तो शाजिया अपने पति रहमान को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रहमान जो है किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होता। जब शाजिया को लगता है कि मेरा पति सुधरने वाला नहीं है तो इसी बात को लेकर के एक दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिरकार रहमान गुस्से में आकर के शाजिया को तलाक दे देता है। जब शाजिया की तलाक हो जाती है तो शाजिया अपने घर चली जाती है। जैसे ही शाजिया अपने घर जाती है, इधर रहमान अपनी प्रेमिका नंदिनी से सिर्फ बातचीत ही नहीं करता बल्कि उससे मुलाकात करने के लिए कानपुर पहुंच जाता है और जब भी कानपुर जाता है तो ढेरों सारे गिफ्ट महंगे महंगे लेकर के वहां पहुंचता है। नंदिनी से शादी करने के लिए कहता है। इधर नंदिनी भी रहमान के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है को रहमान से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है और रहमान के लिए अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन रहमान को इस बात का अभी भी डर होता है कि उसके अम्मी अब्बू इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर एक बार रहमान इस प्रस्ताव को लेकर के अपनी अम्मी अब्बू के पास जाता है और नंदिनी से शादी करने के लिए कहता है। इस बात को सुनते ही रहमान के अम्मी अब्बू फिर से नाराज़ हो जाते हैं
और कहते हैं कि अगर तुमने नंदिनी से शादी कर ली तो उसी दिन तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अब रहमान को लगता है कि अम्मी अब्बू को होते हुए वो कभी भी नंदिनी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। इसी गुस्से में वो एक गलत फैसला ले लेता है और इसी गलत फैसले के आधार पर वो अपने अम्मी अब्बू को इस दुनिया से हटाने के लिए तय कर लेता है। लेकिन इस बारे में नंदिनी को कुछ भी नहीं बताता है और रहमान को लगता है कि ये काम उसके अकेले बस की बात नहीं है। इसीलिए वो एक षड्यंत्र बनाता है और पूरी षड्यंत्र के बारे में वो अपने एक दोस्त नदीम खान को बताता है। नदीम खान जिसकी उम्र होती है तकरीबन 26 साल, जो कि नागलोई का रहने वाला होता है। रहमान जब नदीम से पूरी कहानी बताता है, अपनी पूरी हालात, पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है, तो नदीम इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो रहमान से कहता है कि इसके लिए 2.5 लाख रुपये लगेंगे। रहमान 2.5 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नदीम अपने एक दोस्त गुड्डू को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लेता है और इसी षड्यंत्र के हिसाब से 27 अप्रैल 2018 की रात के समय लगभग 11 बजे के आसपास रहमान अपने दोस्त नदीम को कॉल करके अपने एरिया में बुला लेता है। जैसे ही रहमान नदीम को कॉल करता है, नदीम अपने दोस्त गुड्डू को लेकर के जामिया नगर के एरिया में पहुंच जाता है। इधर रहमान अपने अम्मी अब्बू के साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद रहमान के अम्मी अब्बू कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और इधर रहमान भी अपने कमरे में चला आता है। 11 बजे के आसपास जैसे ही रहमान के अम्मी अब्बू गहरे नींद में होते हैं, ठीक उसी समय नदीम अपने दोस्त गुड्डू को लेकर के रहमान के घर में एंट्री करता है और रहमान अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने अम्मी अब्बू को कमरे में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद तकिए से अपने अम्मी अब्बू के मुंह को दबाए रखता है। तब तक दबाता है जब तक कि उन दोनों की सांसें रुक नहीं जाती, उन दोनों की मौत नहीं हो जाती है। जब उन लोगों को यकीन हो जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है, तो आखिरकार उन दोनों के शव को बेड पर से उतार करके ज़मीन पर रख देता है और उसके बाद नदीम अपने दोस्त गुड्डू को लेकर के फरार हो जाता है और रहमान अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। उसके बाद अगली सुबह इसी षड्यंत्र के हिसाब से वो नाटक करता है, अपने अम्मी अब्बू को कमरा का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता, अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, तो फिर अपने आस पड़ोस वाले लोगों को इस बात की जानकारी देता है और कहता है कि रात में ही हम सब साथ में खाना खाए थे और खाना खाने के बाद रात में वो दोनों अपने कमरे में सो गए थे, मैं अपने कमरे में सो गया था और उसके बाद अब तक दरवाज़ा नहीं खुला है। दोस्तों, ये पूरी सच्चाई, पूरी कहानी जब रहमान पुलिस के सामने बताता है और पुलिस जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस केस का खुलासा करती है, इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाती है और जहां जहां तक ये बात पहुंचती है, जो लोग इस बात को सुनते हैं, इस सच्चाई को सुनते हैं, लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, लोगों को रिश्तों पर से भी भरोसा उठने लगता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपका जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी रहें, हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।